जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें चैप्टर चल रहा है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस। और हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं पादपों में परिवहन के बारे में कि पादपों में यानी पेड़ पौधों में परिवहन कैसे होता है। परिवहन का मतलब हम आपको बताए थे कि परिवहन का मतलब बाबू कुछ हो नहीं, बस एगो चीज को उठा के दूसरे जगह ही रख दो, मतलब एक चीज को दूसरे जगह ही पहुंचाना परिवहन है। ट्रक से कुछ पहुंचाया जाता है अनाज वगैरह तो ट्रांसपोर्टेशन है यानी परिवहन है। वैसे ही हमारे शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब बोरिया और इसमें हमारे शरीर में तो मतलब बोरा वगैरह नहीं ढोया जाएगा, मतलब वजन नहीं ढोया जाएगा, कोई चीज ढोया जाता है, किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना होता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा खाना पच गया पेट में, लेकिन पेट में हम खाए हैं और जरूरत पूरा हमारे शरीरवा को है तो पूरे शरीर में पहुंचाएगा कौन? तो यही पहुंचाने की प्रक्रिया ट्रांसपोर्टेशन है। और हम पेड़ पौधों में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब पेड़ पौधों में ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? तो पेड़ पौधे जो होते हैं उनको जल चाहिए होता है, भोजन चाहिए होता है सभी बॉडी में। मतलब पेड़ पौधों के पूरे बॉडी में क्या चाहिए होता है? भोजन चाहिए, जल चाहिए ना। अब देखिए, पेड़ पौधे के पत्ते में चाहिए होता है जल यानी पानी, और इसी में भोजन बनता है पतई में। ठीक, क्या होता है बाबू? पत्ते में भोजन बनता है। अब पानी जो है यानी जल कहाँ रहता है? रहता तो ये माटी में है। पानी जो है मिट्टी में रहता है, नमी के रूप में रहता है। अब इसको जड़ से सोख करके, पेड़ पौधे द्वारा जड़ से सोख करके पलई पे पतई वहां तक पहुंचाना है। तो पानी को जड़ से लेकर के पत्ते तक पहुंचाना, ये क्या हो गया? परिवहन हो गया। परिवहन हुआ कि नहीं हुआ? मतलब कि पानी को सोखो और फिर पतई तक पहुंचाओ, एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा रहा है कि नहीं पानी को, तो ये भी परिवहन है। ऐसे ही भोजन कहाँ बना? तो हरे भागों में बनता है प्रकाश संश्लेषण से। अब हरे भाग में बना तो हरे भाग को बस थोड़ी ना खाना का जरूरत है, पेड़ पौधा के सभी भाग को जरूरत है, तना को, जड़ को, सब जगह ही उसको खाना चाहिए, भोजन चाहिए। तो वहां से भोजन को उठा करके अब पेड़ पौधों के प्रत्येक भागों में बांटना होता है। तो ये भी परिवहन है कि नहीं? अब हम जल के बारे में पढ़ रहे थे कि जल का परिवहन कैसे होता है। तो हम आपको उसमें बताए थे कि पेड़ पौधों में बीच में कुछ उत्तक पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है क्या करता है बाबू? फ्लोएम जो है खाना को ढोएगा, फ्लोएम, ठीक। और जाइलम देखिए, ये दो टाइप के उत्तक होते हैं, नली होते हैं सब, मतलब नली होते हैं। जैसे हमारे शरीर में ब्लड वेसल फैले हुए हैं, वैसे ही हमारे पेड़ पौधों के मतलब तने में हर जगह क्या होते हैं? फ्लोएम और जाइलम फैले होते हैं। ये नलिकाकार आकृतियां हैं, मतलब एक्चुअली में नली नहीं होते हैं, ये उत्तक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। दो तरह के मान लीजिए, आपको मानना है तो मान लीजिए कि नली है दो टाइप की, ठीक। एक को बोलते हैं जाइलम, एक को बोलते हैं फ्लोएम। जाइलम क्या करेगा? तो जल का संवहन, मतलब पानी जड़ से सोखा क्या होगा ना, तो उसको उठा के ले जाके पहुंचाएगा पतई के पास, ठीक। तो मतलब जल का परिवहन करेगा। फ्लोएम क्या करेगा? पतई के पास जो भोजन बना हुआ है उसको उठाएगा और पेड़ पौधों के सभी भागों में पहुंचा देगा, ठीक। तो फ्लोएम का ये काम है। तो भोजन का परिवहन कौन करेगा बाबू? तो फ्लोएम, और जल का परिवहन जाइलम। ये हम पिछले लेक्चर में इतना तक आपको बताए थे। और ये भी बताए थे कि जड़ों में जल प्रवेश कैसे करता है। तो मूल रोम यानी रूट हेयर रूट या रूट हेयर के थ्रू क्या करता है? जल प्रवेश करता है। उसमें हम पराशरण बताए थे। आपको ये लेक्चर तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप पिछला लेक्चर नहीं पढ़े होंगे। ये मान लीजिए अगर आपका रूट है यानी जड़ है, पेड़ पौधा का जड़ देखे हैं कि नहीं देखे? उसमें रोआ टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। उसी रोए टाइप के स्ट्रक्चर को हेयर रूट बोलते हैं या मूल रोम बोलते हैं। और ये मूल रोम की कोशिकाएं पराशरण द्वारा जल ग्रहण करके और जाइलम तक पहुंचा देती हैं। तो हम जाइलम तक जल को लेकर चले आए थे। अब जाइलम क्या है? एक उत्तक है। अब ये उत्तक जो है पाइप के टाइप का होता है। हम बताए थे एक्चुअली में पाइप नहीं होता है, नली नहीं होता है। ये जो देखिए, ये पेड़ पौधा है तो ये मान लीजिए जड़ है, इसको ऐसे काट के देख रहे हैं, इसमें ऐसे दिख रहा है, ठीक। ऐसे काट के देख रहे हैं, यहाँ से रूट हेयर निकला हुआ है, मतलब कि मूल रोम से जल प्रवेश किया और जड़ में आ गया। बीच में यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? नली टाइप के कुछ लगे हुए हैं जिसको हम जाइलम और फ्लोएम बोल रहे हैं। तो जल कहाँ जाएगा? तो जल का परिवहन करने वाला बाबू
जाइलम। तो यहाँ से जल प्रवेश करता है रूट हेयर से तो जाता है जाइलम में। अब जाइलम उठा के उसको ले जाके पत्ते के पास पहुंचाएगा, ठीक। तो जल का परिवहन जाइलम करेगा। जाइलम में जल पहुंच गया था पराशरण के द्वारा। अब होता क्या है, जाइलम जो होता है, देखिए हम आपको बताए थे जाइलम मेनली 4 चीजों से मिलकर बना होता है, वाहिका, वाहिनिका और क्या बोले थे, वाहिनिका और जाइलम फाइबर, ठीक, फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक, पैरेन्काइमा। ये 4 चीज होते हैं जाइलम में, मतलब 4 तरह के ऊतकों से मिलकर के जाइलम बना होता है। कितने तरह के, देखिए वाहिका, वाहिनिका और जाइलम, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। अब देखिए इसमें ये सभी, ये चारों चीज, ये सारी कोशिकाएं, जाइलम वाहिका और वाहिनिका, जाइलम फाइबर, ये 3 टाइप की कोशिकाएं जो होती हैं ये मृत होती हैं। मृत का मतलब क्या होता है बाबू, मृत का मतलब मरी हुई। और ये जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है बस यही जीवित कोशिका है इस जाइलम में, जीवित कोशिका। अब देखिए पेड़ पौधों की कोशिका होती कैसे है बाबू, तो पेड़ पौधा का कोशिका होता है, ये आपका कोशिका हो गया जिसमें कि कोशिका झिल्ली हो गई, कोशिका द्रव्य हो गया, इसमें कोशिकांग भी होंगे। और इसके ऊपर एक और चीज रहता है जिसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति यानी सेल वाल। होता है कि नहीं होता है, पेड़ पौधा वो एक्स्ट्रा अपना प्रोटेक्शन रखता है। अब देखो इसके कोशिका में, पेड़ पौधों की सभी कोशिकाओं में ऐसा ही होता है, कोशिका भित्ति ऊपर होती है कि नहीं। अब होता क्या है यहाँ पे, अगर कोशिका मर गई मतलब भाई बिचवा में का चीज खत्म। क्या हो गया बाबू, खत्म, मतलब कोशिका खत्म, बस कौन चीज बचा, कोशिका भित्ति। तो जीव द्रव्य खत्म हो गया इसका, इस कोशिका का जीव द्रव्य जो जिसमें जीव था वो खत्म हो गया, बस कोशिका भित्ति बचा। और कोशिका भित्ति निर्जीव भाग होता है कोशिका का, ठीक। तो इन तीनों का, वाहिका, वाहिनिका और जाइलम फाइबर, ये क्या होंगी, मृत होंगी। ये इस टाइप के पाए जाते हैं, इस टाइप के देख रहे हैं, इस टाइप के इस तने में पाए जाएंगे, इस टाइप के, ठीक। अब इसमें देखिए ये एक ऊतक मिल करके एक ऊतक बनाते हैं, वाहिका, वाहिनिका, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक, ऊतक बनाते हैं। ऊतक समझते हैं ना, कोशिकाओं का समूह बनाते हैं। तो ये सब कोशिका है, सब कोशिकाओं का समूह बना लेंगे। अब ये सब जो है ऊपर से नीचे तक फैले होते हैं। और आप इसमें जान गए, क्या जान गए, कुछ नहीं जाने। देखिए जाने क्या है आप जाने यही है कि हई 3 गो जो होता है मृत होता है यानी मरा हुआ होता है, मतलब इसमें बस क्या होगा, कोशिका भित्ति होगा यानी सेल वाल होगा। एक ही है जिंदा होता है जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक। अब ये मृत होते हैं जिसके कारण इसके बिचवा में का भाग खाली हो गया, इसलिए जाली टाइप का बन जाता है। एक्चुअली में फुटबॉल टाइप का रहता है, ये कोशिका भित्ति फुटबॉल टाइप का रहता है, लेकिन कोशिका के मर जाने के कारण इसमें क्रिएट हो जाता है जालीदार स्ट्रक्चर जो कि नली के टाइप का स्ट्रक्चर बना देता है। अगर अभी तक आपको कुछ नहीं समझ में आया तो बस समझिए कि जाइलम एक पतली पतली कोशिकाओं की नली है, ठीक, समझ में आया। देखिए ये जो हम समझा रहे हैं इसलिए इतना फास्ट समझा रहे हैं ना, कहाँ से कि क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया होगा, इसलिए हम इतना फास्ट पढ़ाए हैं, ठीक। तो ये हाई स्कूल का सिलेबस नहीं था, आपको समझाने के लिए हम बस फास्ट पढ़ाए हैं, इसलिए हम इतना फास्ट पढ़ाए। देखिए अब यहाँ पे ये मान लीजिए आपका पेड़ का तना है, आपका नहीं किसी का भी पेड़ का तना हो सकता है, इसमें ये जाइलम ऊतक है। तो जाइलम ऊतक क्या है, एगो नली है। ये नलिया कैसा है, बहुत पतला है, बहुत पतला। आप जो नारियल पानी पीते हैं ना उससे भी पतला, बहुत सुई बराबर भी नहीं कर सकते हैं, सुई के नोक के बराबर इतना पतला बोल सकते हैं, ठीक। तो इतना पतला नलिका होता है जो कि पेड़ पौधों के तनों में या पूरे ऊपर से जड़ से लेकर के और शीर्ष तक फैले होते हैं, इन्हीं को जाइलम बोलते हैं। ये जल का परिवहन करेंगे, बस इतना समझ में आया। अब देखिए हम जल को पहुंचा दिए थे जाइलम में, पराशरण द्वारा जल जाइलम में पहुंच गया था। अब जाइलम एगो नली है। अब अगर हम नली में पानी भर दे तो ऐसे ही नहीं ना फ्लो होगा, अगर हम मोटर जब तक ना चलाए तब तक फ्लो होगा नहीं। तो सेम वैसे ही यहाँ पे होता है, पेड़ पौधों में नली में पानी तो भर गया, लेकिन कई पेड़ पौधे जो होते हैं 100-100 मीटर लंबा होते हैं सब, उतना ऊपर पानी कैसे चढ़ेगा, पंप करना पड़ेगा ना, ढकेलना पड़ेगा तभी तो पानी जाएगा ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देखिए पेड़ पौधों में मोटर नहीं,
ढकेलेगा कौन, ठीक, दिक्कत आ जाता है। तो ये ऊपर से नीचे तक फैले होते हैं जाइलम, नली है सब, इसमें पानी भर गया। अब देखिए होता क्या है, इसमें पानी भर गया, अब इसको खींचने वाला कोई नहीं है। इसके शीर्ष पे, इस पेड़ पौधों के शीर्ष पे क्या होती हैं, सब पत्तियां होती हैं, आप जानते हैं पत्तियां होती है ना सब पेड़ पौधों के शीर्ष पे। अब इस पत्तियों में क्या होता है, तो बाबू हम आपको बताए थे प्रकाश संश्लेषण में कि पत्तियों पे होता है छिद्र, मतलब पत्ती जो होता है उस पे छोटा छोटा छेद पाया जाता है। किसी भी पेड़ पौधा का पत्ती आप देखेंगे तो उसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। आप कहेंगे हमको दिखते नहीं है सब, तो बाबू माइक्रोस्कोप उठाओ देखो, दिखेंगे सब, ठीक। तो माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, इसे हमको सिंपल आंखों से नहीं दिख सकते हैं ये छिद्र। अब ये छेद जो होते हैं पत्तियों में, इन छेदों को हम बोलते हैं पर्णरंध्र। क्या बोलते हैं बाबू, पर्णरंध्र। अभी पर्णरंध्र को हम स्टोमेटा इंग्लिश में बोलते हैं। अब होता क्या है, होता ये है कि अब दिन में सूरज देवता जो है टंटनाइल रहेंगे, मतलब बहुत तेज धूप करेंगे कि नहीं। अब इसमें आया हुआ है जाइलम, जाइलम नलिका, इस पतई तक आया हुआ है, आया है ना। अब इस जाइलम नलिका में भरा हुआ है पानी, बस ये पानी ऊपर नहीं आ सकता है, मतलब इसमें नहीं आ सकता है। अब होता क्या है, होता ये है कि इसमें जो जल भरा हुआ है ये वाष्पोत्सर्जन द्वारा उड़ने लगता है, इस छेद से निकल करके, जो पत्ती पे छेद पाया जा रहा है इस छेद से निकल करके और उड़ने लगता है। कैसे, वाष्पोत्सर्जन द्वारा। अभी वाष्पोत्सर्जन क्या है, तो बाबू जल हानि की क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन। कोई भी पूछेगा कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, क्या है बाबू, तो जल हानि की क्रिया जो है पेड़ पौधों में, उसी को हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। ये कैसे होता है, जब सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधों पे पड़ता है तो जल वाष्प बन के उड़ने लगता है, और जिसे जल हानि की क्रिया या वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, ठीक। तो कोई भी पूछेगा वाष्पोत्सर्जन, पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्या है, तो बताइएगा कि प्रकाश की वजह से पेड़ पौधों के पर्णरंध्रों द्वारा, या पेड़ पौधों से, देखिए पर्णरंध्र भी हो सकता है, वो कोई भी छिद्र हो सकता है जिससे पानी उड़ सके भाप बन के। तो कोई भी पूछेगा कि वाष्पोत्सर्जन या जल हानि की क्रिया क्या होती है पेड़ पौधों में, तो बताइएगा कि जल हानि की क्रिया कुछ नहीं है। जब भी दिन में सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधों पे पड़ता है तो पेड़ पौधों में उपस्थित जल वाष्प बन के उड़ने लगता है, जिसे हम जल हानि की क्रिया कहते हैं या वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, ठीक। तो बस इतना ही है। अब देखिए ये हो गया वाष्पोत्सर्जन। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, हो ये रहा है कि पानी भाप बन के उड़ रहा है, और जैसे पानी भाप बन के उड़ेगा यहाँ का जगह ही हो गया खाली। हुआ कि नहीं, खाली हुआ ना, पानी यहाँ पे पहले था, अब भाप बन के उड़ गया, जगह हो गया खाली। आप जानते हैं जैसे जगह खाली होगा लो प्रेशर क्रिएट होगा। क्या होगा, लो प्रेशर यानी निम्न दाब क्रिएट होगा। अब इसको हम समझाने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं बोतल का। देखिए होता क्या है, बोतल होता है फुला हुआ होता है, फुला है मतलब उसमें हवा भरा है कि नहीं। जब उसमें हवा भरा है तो उसमें मतलब बोतल के अंदर खाली जगह नहीं है, हवा भरा हुआ। जैसे बोतल को पचकाए उसमें से कुछ हवा बाहर निकल गया, मतलब उतना जगह खाली हो गया, हुआ। अब उसको बोतल के मुंह को पानी में डुबाइए, फिर से बोतल को छोड़िए फूलने के लिए। जैसे फूलेगा बोतल उसमें पानी भर जाएगा। काहे से कि जितना हवा खाली हुआ है उस बोतल में, उसको भरने के लिए पानी उसमें भर गया कि हम तुम्हारा जगह ले लेते हैं। हवा का जगह कौन ले लिया, पानी ले लिया। सेम वैसे ही काहे पानी लिया, काहे से कि जैसे बोतल फुला वहां जगह खाली पड़ रहा था, यानी लो प्रेशर क्रिएट हो रहा था, निम्न दाब क्रिएट हो रहा था, ठीक। और जैसे निम्न दाब क्रिएट होगा वो बल लगाएगा, खिंचाव बल लगेगा एक नीचे पानी पे। जैसे बोतल के मुंह को हम पानी में डालेंगे और बोतल को छोड़ेंगे, फूलेगा। जैसे बोतल फूलेगा निम्न दाब बनेगा, मतलब वो जगह खाली होने लगेगा, जिसकी वजह से लो प्रेशर बोतल में क्रिएट होगा और पानी ऊपर खिंचा जाएगा। खिंचाव बल पानी पे लगेगा जिससे पानी ऊपर खिंचा जाएगा और जगह बोतल का जो खाली हो रहा था वो भर जाएगा पानी से, ठीक। सेम वैसे यहाँ पे हो रहा है, सेम वैसे यहाँ पे हो रहा है। इस पत्ते में पानी था, ठीक। जैसे भाप बन के उड़ा जगह हो गया खाली, खाली हुआ, बस लो प्रेशर क्रिएट हुआ, बस नीचे से पानी खिंचा गया,
खिंचा गया। ठीक, तो देखिए जाइलम में जल भरा हुआ था, खिंचा नहीं रहा था, खिंचा कैसे गया? तो इसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो सबसे मेन इसमें होता है वाष्पोत्सर्जन, जिसके वजह से जल जो है खिंचा जाता है, मतलब कि अवशोषित हो जाता है, खिंचाव बल लगता है, जिससे जल क्या हो जाता है, पेड़ पौधों की पत्तियों तक पहुंच जाता है। अब आप कहेंगे कि जड़ से अवशोषित कैसे होता है? तो जड़ से अवशोषण जो होता है, इसको हम पिछले लेक्चर में अच्छे से समझा चुके हैं कि जल का अवशोषण जड़ों में कैसे होता है। अगर आप वो नहीं समझे होंगे तो आपको ये लेक्चर भी नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो वो समझना पड़ेगा आपको। अब देखिए, ये हो गया जल हानि की क्रिया। अब ये जल को अवशोषित करने के लिए, जल के परिवहन के लिए आवश्यक है, लेकिन जल हानि की क्रिया पौधों के लिए बेकार है। काहे से कि जल इतना मेहनत से एगो तो खींचा, पेड़ पौधा सब ऐसे भाप बन के उड़ गया। ठीक, तो दिक्कत ये आया कि भाप बन के उड़ गया, मतलब इसका कोई मतलब नहीं बनता है, बिना काम का भाप बन के उड़ा। लेकिन किस काम के लिए भाप बन के उड़ा? कि जल की पूर्ति हो सके, तो जल के लिए जल की हानि हो रही, इसलिए इसको बोलते हैं आवश्यक अनावश्यक प्रक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? आवश्यक भी है और ये पेड़ पौधों के लिए अनावश्यक है। ये जल हानि की क्रिया जो हो रही है, जल वाष्प बन के पेड़ पौधों से बाहर निकल रहा है कि नहीं, यानी भाप बन के पेड़ पौधों से बाहर निकल रहा है। तो ये पेड़ पौधा के लिए कोनो जरूरी नहीं, बस उसको पानी मिल जाए, बस उतने से मतलब है। ठीक, लेकिन पानी मिलेगा कब? तो पानी तभी मिलेगा पेड़ पौधे की पत्तियों को जब वाष्पोत्सर्जन होगा। ठीक, जब वाष्पोत्सर्जन होगा तभी पानी मिलेगा। तो ये पानी मिलने के लिए, यानी जल के परिवहन के लिए तो आवश्यक है, लेकिन पेड़ पौधों के लिए वाष्पोत्सर्जन आवश्यक नहीं है। इसलिए वाष्पोत्सर्जन को हम आवश्यक अनावश्यक प्रक्रिया बोलते हैं। मतलब पेड़ पौधों के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन पेड़ पौधों में जल के परिवहन के लिए ये जरूरी है, वाष्पोत्सर्जन। ठीक, तो ये हो गया आपका वाष्पोत्सर्जन। अब देखिए, एक बार हम फिर से आपको समरी समझा देते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पे हम पत्ते को मिटाते हैं और ये देखिए, ये हो गया आपका पेड़, कोई भी पेड़ हो गया। इसके जड़ में यहाँ से ये मान लीजिए जाइलम आए हुए हैं, सब कई गो जाइलम नलिका आई हुई है सब जड़ से। ठीक, यहाँ पे है आपका एगो बड़हन पतई पेड़ पौधा का। अब इस पत्ते में छिद्र होता है ना, इस छिद्र से जल जो है धूप की वजह से, जब दिन में वाष्पोत्सर्जन होता है, रात में नहीं, रात में प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होता है, तो जल का यानी पानी का काम कब पड़ता है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है। पेड़ पौधों में जल का काम कब पड़ता है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है। और रात को प्रकाश रहबे नहीं करेगा, प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा। तो इसलिए जल जो है, जल का परिवहन रात में पेड़ पौधों में जरूरी नहीं होता है, दिन में जरूरी होता है। तो दिन में वाष्पोत्सर्जन भी होगा, जिससे जल पेड़ पौधों में पहुंच जाएगा। ठीक, बहुत अच्छा दिमाग लगाया गया यहाँ पे भगवान के द्वारा। अब देखिए, यहाँ पे आ गया जल, किसकी वजह से? यहाँ पे नलियों में, ये नली क्या है? जाइलम है। इस नली में जल भरा हुआ था, बस खींचने वाला कोई नहीं था। तो जैसे जल यहाँ भरा हुआ था, इस जल को हम वाष्प बना के उड़ाए, मतलब कि भाप बन के पानी जैसे उड़ा, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ। इसका जगह कवर करने के लिए इसका पीछे का पानी और हल्का सा खिंचा गया, जिससे इसका जगह भर गया। ऐसे ही वाष्पोत्सर्जन होता रहेगा, पानी खिंचता रहेगा। ठीक, तो ये हो गया जल हानि की क्रिया, जिसकी वजह से जल जो है पेड़ पौधों में ऊपर चला जाता है। अब एक आता है ससंजल बल। ससंजल बल तथा असंजल बल की भूमिका इसमें क्या होती है? देखिए, अगर यहाँ पे जल जो है एक दूसरे से, जल के अणु चिपके नहीं रहते, तो ये दूसरा अणु वहां पे विस्थापित हो पाता नहीं। मतलब कि दूसरे यहाँ से जो जल का अणु था, ये अणु भाप बन के उड़ गया ना। अब इसके पीछे वाला अणु इसके जगह पे आया, तब तो जल खींचा जा रहा है। अगर ये दोनों अणु एक दूसरे से जुड़े नहीं रहते, चिपके नहीं रहते, तो इसको खींच पाता? नहीं खींच पाता, यही ना है, तो नहीं खींच पाता। अब देखिए, तो जिस बल द्वारा ये जुड़े होते हैं, सब जल के दो अणु या दो से अधिक अणु आपस में जुड़े होते हैं, जल के अणु जिस बल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, चिपके होते हैं, उस बल को हम बोलते हैं ससंजन बल।
एहेसिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एहेसिव फोर्स। आप बुक में देख लीजिएगा जो इंग्लिश है, हम इंग्लिश टर्म बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है इसलिए बता रहे हैं। एहेसिव फोर्स बोलते हैं। और एक होता है असंजन बल यानी कोहेसिव फोर्स, जिसको हम बोलते हैं किसी दूसरे पदार्थ से चिपके रहते हैं, जैसे जाइलम नलिका से जल चिपका रहता है जिसकी वजह से ऊपर चढ़ पाता है। ठीक, अब देखिए अगर ये जाइलम नलिका से चिपका ना रहता तो इसमें यहाँ पे ये मान लीजिए जाइलम नलिका है, मार्कर चल नहीं रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये मान लीजिए जाइलम नलिका है। अब इस जाइलम नलिका के इस बीच में ये हो गया आपका जल, और साइडवा अगर खाली रहता तो जल खिंचा पाता नहीं, कैसे कि यहाँ हवा है, हवा पहले खिंचा जाता है, पानी नहीं खिंचा पाता। ठीक, तो इसलिए इनका भित्तियों से यानी जाइलम की भित्तियों से भी चिपकना जरूरी है जल का। और जल जो है जाइलम की भित्ति से किस बल द्वारा जुड़ा रहता है? तो असंजन बल। देखिए जब किसी पदार्थ के अणु अपने ही पदार्थ के अणु से जुड़े रहते हैं तो उसे ससंजन बल बोलते हैं। ससंजन बल क्या है? तो ससंजन बल उस बल को बोलते हैं, ससंजन बल उस बल को बोलते हैं जिसमें किसी एक ही पदार्थ के दो अणु आपस में जिस बल द्वारा चिपके रहते हैं उसको ससंजन बल। कोई भी पूछेगा ससंजन बल क्या होता है? तो एक ही पदार्थ के दो अणु या दो से अधिक अणु आपस में जिस बल द्वारा चिपके रहते हैं सब, जिस बल द्वारा बंधे रहते हैं सब, उसको ससंजन बल बोलते हैं। मतलब संगे संगे चिपके रहेंगे सब, ठीक, एक ही साथ। अब असंजन बल क्या होता है? तो असंजन बल जो होता है जब एक पदार्थ का अणु दूसरे पदार्थ से जिस बल द्वारा चिपका रहता है उसको असंजन बल बोलते हैं। जैसे पानी प्लेट से चिपक गया तो वो असंजन बल द्वारा चिपका है। ठीक, काहे कैसे कि प्लेट के अणु के साथ पानी का अणु चिपका हुआ है तो ये कौनी बल द्वारा चिपका हुआ है? तो असंजन बल द्वारा। ठीक, तो असंजन बल हो गया। तो असंजन बल और ससंजन बल में आपको अंतर समझ में आ गया। ससंजन बल में एक पदार्थ के अणु उसी पदार्थ के दूसरे अणु से चिपका रहता है, जबकि असंजन बल में एक पदार्थ का अणु दूसरे पदार्थ के किसी अणु से चिपका रहता है जिसको हम असंजन बल बोलते हैं। तो अगर ये दोनों बल ना होते तो क्या हम इसको खींच पाते? नहीं। कैसे कि यहाँ पे एक बूंद पानी का एक यहाँ पे बूंद हो जाता है, यहाँ पे मतलब अलगे अलगे पानी रहता है, चिपका नहीं रहता पानी आपस में, जिससे खिंचाव नहीं महसूस हो पाता पानी पे और जल जो है पेड़ पौधों में ऊपर नहीं जा पाता। ठीक, तो ये हो गई ससंजन बल तथा असंजन बल की भूमिका। लंबे पेड़ पौधों में जल के परिवहन में वाष्पोत्सर्जन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वाष्पोत्सर्जन से पत्तियों में निम्न दाब उत्पन्न होता है, मतलब लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जल पर खिंचाव बल लगता है और जल पत्तियों तक पहुंच जाता है। अब देखिए इस पानी को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए बस जितना पानी यहाँ से जड़ से जाएगा उसका 98% जल का वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। मतलब अगर 100 लीटर पानी जड़ से गया पत्ती तक तो 98 लीटर पानी वाष्प बन के भाप बन के उड़ जाएगा, बस 2 लीटर पानी उपयोग किया जाएगा पौधे के द्वारा। समझ रहे हैं? तो बहुत ज्यादा जल हानि की क्रिया करनी पड़ती है तब जाकर के जल जो है ऊपर पत्तियों तक पहुंचता है। अगर कम हो जाएगा, इससे कम होगा जल हानि की क्रिया, तो जल कम पहुंचेगा पत्तियों तक। ठीक, तो जल को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए 98% जल की हानि करानी पड़ती है, 2% जल यूज होता है। अब देखिए 98% जल वाष्पोत्सर्जन में नुकसान हो जाता है तथा मात्र 2% जल का उपयोग होता है। उपयोग कहाँ होगा? पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। वाष्पोत्सर्जन के प्रकार देखिए, वाष्पोत्सर्जन जो है केवल और केवल पत्ते में नहीं होता है। ये जो है, अब मान लीजिए यहाँ से भी होगा, मान लीजिए कुछ ऊपर चढ़ा रहेगा, इतना मजबूत तो ये बल होता नहीं है, खिंचाव बल लो प्रेशर इतना मजबूत तो होता नहीं है कि पूरा जड़ से खींच ले, तो ये तनों से भी होता है, तनों से भी होता है। ठीक, तनों में क्या होते हैं हम आपको बताए थे बाबू जब पौधों में श्वसन पढ़ा रहे थे, तो वात रंध्र होते हैं, मतलब तनों में भी छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन छेदों को हम बोलते हैं वात रंध्र। क्या बोलते हैं? वात रंध्र। और इसी वात रंध्र द्वारा जल का
क्या हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, यानी जल भाप बन के उड़ जाता है, वेपराइजेशन हो जाता है जल का। तो यहाँ से पानी भाप बन के उड़ जाएगा, जिससे यहाँ तक पानी चढ़ेगा, फिर यहाँ से आगे भाप बन के उड़ेगा तो यहाँ तक चढ़ेगा, फिर ऐसे आगे चढ़ता जाएगा पानी। ठीक, तो पेड़ पौधे के अंतिम भाग तक पहुंच जाएगा। अब पत्ते के त्वचीय भाग से भी होता है, बस छेद से नहीं होगा। पत्ते में जो छेद होता है उससे बस नहीं होता है, सबसे अधिकतम तो इसी से होता है, इसी पड़रंध्र छिद्र से। लेकिन पत्ते के ऊपर जो स्किन होता है, जो इसका त्वचा होता है पत्ते का, इससे भी जल हानि की क्रिया होती है। तो जल हानि की क्रिया 3 प्रकार का इस आधार पे, वात रंध्रीय, देखिए रंध्रीय यानी ये जो स्टोमाटा से हो रहा है इसको बोल रहे हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वातीय वाष्पोत्सर्जन मतलब कि तना से हो रहा है, और उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन मतलब पत्ते के छिद्र वाले भाग से नहीं, इसके अलावा जो भाग आपको दिख रहा है उससे हो रहा है, इसलिए उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, यानी पत्ते के त्वचा वाले भाग से हो रहा है, इसलिए उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। तो ये आपको समझ में आया, 3 तरह के वाष्पोत्सर्जन होते हैं जिससे पेड़ पौधों में जल ऊपर पहुंच पाता है। अब वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है, अगर ये ना हो तो क्या होगा? तो देखिए, वाष्पोत्सर्जन ना हो तो जल के परिवहन नहीं हो पाएगा। तो जल के परिवहन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। पत्तियों का तापमान घटाने में, जिससे क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण ना हो सके। देखिए, क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है, लेकिन कब क्रिया करेगा? जब टेम्परेचर यानी इसको गर्म किया जाएगा। गर्मी कब आएगा? जब पत्ता गर्म होगा। कहाँ से कि क्लोरोफिल कहाँ होता है बाबू? क्लोरोफिल होता है पत्ते के अंदर। अब पत्ते के अंदर ऑक्सीजन भी रहता है, बनाता रहता है ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण से, पेड़ पौधा से। अब ऑक्सीजन से क्लोरोफिल ऑक्साइड बना सकता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। तो इसलिए कब रिएक्शन करेगा? जब इसमें पत्ते में टेम्परेचर अधिक होगा, उच्च होगा, पत्ता गर्म होगा, यानी इसको हीट मिलेगा। क्लोरोफिल को जब हीट मिलेगा, गर्मी मिलेगा, तब जाकर के ये जो है ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा। अब जल हानि की क्रिया हो रही है, तो जल अगर पत्ते में मान लीजिए पत्ता कुछ गर्म हुआ, मतलब पानी भी इसमें का, पत्ते में जो पानी है वो भी गर्म हुआ, लेकिन वो पानी निकल गया, फिर नीचे से पानी आया जो ठंडा था, आया कि नहीं? मान लीजिए, देखिए यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ से जल हानि की क्रिया हो रही है। ठीक, तो अगर ये पत्ता गर्म हो गया, ठीक गर्म हो गया, तो इसमें जो पानी है वो भी गर्म होगा कि नहीं होगा? जैसे गर्म का पनिया भाप बन के उड़ा, नीचवा से ठंडा पानी आ रहा है, पतैया को ठंडा देगा कि नहीं? तो इससे क्या होता है, इस वाष्पोत्सर्जन से एक और लाभ होता है कि पेड़ पौधों का तापमान बना रहता है, यानी इक्वल बना रहता है, सामान्य बना रहता है, जिसकी वजह से क्लोरोफिल ऑक्सीकृत नहीं होता। अगर ऑक्सीकृत हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा, पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएंगे सर, तो दिक्कत आ जाएगा। ठीक, तो हम लोगों को भी दिक्कत आ जाएगा, कहाँ से कि हम उन्हीं सब का भोजन खाते हैं। तो ये 2 महत्व है वाष्पोत्सर्जन के। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाएंगे फ्लोएम उत्तक के बारे में, कि भोजन का संवहन, भोजन का परिवहन पेड़ पौधों में कैसे होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे। अगर ये आपको लेक्चर नहीं समझ में आया तो इसका सीधा मतलब आप पहले वाला लेक्चर नहीं देखे। ठीक, अगर आप जानते हैं कि जल कैसे जड़ में जाता है, जड़ में जो जाइलम होता है वहां तक जल कैसे पहुंचता है, तब तो आपको ये लेक्चर समझ में आया ही होगा। ठीक, तो जल जो है जाइलम तक कैसे पहुंचता है, मूल रोम द्वारा हम आपको बताए थे, पहुंच जाता है। तो ये आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आया होगा, हम गारंटी देते हैं। ठीक, तो देखिए, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा आपको, वहाँ से जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन डाउनलोड करके रखने वाला नोट्स मत डाउनलोड कीजिएगा। ठीक, हम आपको बार बार कहते हैं, आप नोट्स अपने मन से बनाइए, अगर संभव हो तो अपने मन से बनाइए, अगर नहीं बन पा रहा है तो हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कीजिए, देखिए उसमें क्या हम गलती कर रहे हैं, क्या हमको नहीं याद आ रहा है, बस जो नहीं याद आ रहा है उसको लिखिए, जो याद आ रहा है वो तो अपने मन से लिखिए, जो नहीं याद आ रहा है वो हैंड रिटन नोट्स से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए नोट्स बनता है। अब आशा है कि आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। देखिए, सरारोहण क्या होता है, कोई भी पूछेगा सरारोहण क्या होता है, तो सरारोहण कुछ नहीं है, जल को जाइलम से पेड़ पौधों की पत्तियों तक पहुंचाना,
क्या कहलाता है, सरारोहण। मतलब जड़ से लेकर के पेड़ पौधों की पत्तियों तक पहुंचाना सरारोहण। मतलब जल का परिवहन जाइलम द्वारा सरारोहण कहलाता है। बस इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसेंट ऑफ शेप। तो यही आज हम पढ़े हैं। तो आशा है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।